गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे। आज हम जिस चैप्टर के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं या समझाने जा रहे हैं वो कंटिन्यूस एक सीरीज से चलता हुआ आ रहा है। तो हम लोग इसके बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे कि गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और इंजन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको हमें क्या चीज़ चेक करनी होती है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए देखिए, इसमें है सर्च इंजन पावर वेरिएशन अंडर स्टडी थ्रोटल। कहने का मतलब है कि मैंने एक्सीलेटर पेडल पूरा दबा रखा है, मतलब एक पोजीशन पे दबा रखा है। मान लीजिए मैंने 15% काफ़ी देर से दबा रखा है, लेकिन इंजन जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, सर्च कर रहा है। उसमें क्या है, फ्लक्चुएशन हो रही है, कभी आरपीएम अप जा रहे हैं, कभी डाउन जा रहे हैं, जबकि मेरा एक्सीलेटर स्टेडी पोजीशन पे है, मैं बिल्कुल एक पोजीशन पे रखा हुआ है, उसके बावजूद फ्लक्चुएशन हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो देखते हैं। फॉल्टी स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग अगर ख़राब है, शॉर्ट है, या एक स्पार्क प्लग का गैप बिल्कुल चिपक गया है आपस में वो, या फिर बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, उसकी वजह से भी क्या होता है, फ्लक्चुएशन आएगी। क्योंकि जिस मान लीजिए 4 सिलेंडर 4 सिलेंडर व्हीकल है, 4 सिलेंडर व्हीकल के अंदर एक सिलेंडर में स्पार्क प्लग खराब हो गया है, तो उस कंडीशन में उसमें कंबशन नहीं हो पाएगा उस चैम्बर में, जिसकी वजह से एक दिक्कत होगी कि गाड़ी जो है वो फ्लक्चुएट करेगी, वेरिएशन आएगा आरपीएम के अंदर, क्योंकि कंबशन नहीं हो पा रहा है, तो वो मिस फायरिंग वहाँ पे रहेगा। उसके अलावा डैमेज फ्यूल लाइन, अगर फ्यूल लाइन डैमेज है, उसमें से लीकेज हो रही है या दब गई है पूरी, प्रेशर पूरा नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी वजह से भी क्या होता है, फ्लक्चुएशन रहेगी, कभी फ्यूल जाएगा, कभी नहीं जाएगा, कभी ज़्यादा जाएगा, कभी कम जाएगा। फ्यूल प्रेशर वेरिएबल, अगर फ्यूल का प्रेशर जो है, पंप जो है, पंप खराब है, पंप में फॉल्टी हो गया है, सही तरीके से फ्यूल पंप नहीं कर पा रहा है, तो अनस्टेबल होने की वजह से क्या है, फ्यूल की सप्लाई प्रॉपर ना होने की वजह से फ्लक्चुएशन रहेगी और गाड़ी फ्लक्चुएट करेगी। फ्यूल पंप फॉल्टी, अगर फ्यूल पंप खराब है तो भी वही दिक्कत आएगी। मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, यानी कि जो मैनीफोल्ड के अंदर प्रेशर जा रहा है उसको चेक करने के लिए मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर लगाया जाता है। उसमें कोई दिक्कत आ गई है, वो फॉल्टी है, वो रीडिंग सही नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से ईसीएम सही डायग्नोस नहीं कर पाने की वजह से जो फ्यूल का मिक्सचर है वो सही मात्रा नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर चोक हो गया है, मान लीजिए 4 सिलेंडर गाड़ी में, एक सिलेंडर में जो इंजेक्टर होता है वो चोक हो गया है और 3 में फ्यूल सप्लाई जा रही है, तो एक में मिस फायरिंग होगी क्योंकि फ्यूल उसमें नहीं जा पाएगा, और फायरिंग तो होगी उसमें, यानी इग्निशन तो होगा लेकिन फ्यूल नहीं पहुंचेगा, या चोक हो गया है फ्यूल नहीं पहुंचने की वजह से, तो कंबशन नहीं हो पाएगा, इस वजह से वाइब्रेशन आएगी, मिस फायरिंग करेगी गाड़ी, मिस फायरिंग करेगी। फ्यूल इंजेक्टर हो गया। ईसीएम अगर ख़राब है तो ईसीएम अगर सही डाटा चेक नहीं कर पाएगा या उसको डायग्नोस नहीं कर पाएगा कितना रीडिंग आ रही है सेंसर की, तो उस कंडीशन में भी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है बाकी सेंसर के साथ में या बाकी कंपोनेंट के साथ में, वो सही तरीके से नहीं निभा पाएगा, जिसकी वजह से कंबशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा या गाड़ी सही तरीके से रन नहीं कर पाएगी। उसके अलावा क्या है, इलेक्ट्रिक थ्रोटल बॉडी है। इलेक्ट्रिक थ्रोटल बॉडी के साथ में एबीटी सेंसर भी आता है, एक्सीलेट पेडल पोजीशन सेंसर भी आता है। तो अगर इलेक्ट्रिक थ्रोटल बॉडी खराब हो गई है, उसका मेन रीडिंग या सब रीडिंग सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, तो उसकी वजह से भी एक्चुएटर सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए कि उसमें कमांड हमने 15 से 20% की दी है और वो कमांड 10% ही दे पा रहा है, तो फ्लक्चुएशन रहेगी। या अनयूजुअल होने की वजह से जो एक्चुएटर है वो कभी काम करेंगे कभी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से टोटल कम खुलेगी या ज़्यादा खुलेगी, तो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है, एयर और जो फ्यूल का मिक्सचर है वो अंदर प्रॉपर मात्रा में नहीं जा पाएगा। एबीबी सेंसर भी वही है। वेरिएबल वॉल टाइमिंग, वेरिएबल वॉल टाइमिंग अगर ख़राब हो गया, फॉल्टी हो गया, स्टक हो गया है, या लॉक पिन जो उसकी ख़राब हो गई है, या रोटर में कोई दिक्कत आ गई है, रोटर के अंदर पिन्स होती हैं लॉकिंग पिन, वो ख़राब हो गई है, तो उसकी वजह से भी क्या है, अनयूजुअल एक्ट करेगा इंजन और मिस फायरिंग की प्रॉब्लम रह सकती है। ठीक है, फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम। उसके अलावा क्या है, डेटोनेशन, ये एक प्रॉब्लम थी जो सर्च के बारे में बताई। अब डेटोनेशन, डेटोनेशन मतलब क्या है, गाड़ी के अंदर जो साउंड आता है, जो मेटल साउंड फील होता है, उसको डेटोनेशन हम लोग कह सकते हैं। बेसिकली नॉक सेंसर इसके लिए जिम्मेदार होता है। स्टक हो गया है, चोक हो गया है, या चिपक गया है, या उसका बीच का गैप ज़्यादा हो गया है, तो डेटोनेशन साउंड पड़ सकता है। जो कंबशन का जो साइकिल होता है वो साइकिल पूरा ना करवाने की वजह से गाड़ी में डेटोनेशन साउंड पड़ सकता है। इंजन ओवरहीटिंग, इंजन जो है अगर ज़्यादा गर्म हो गया है, ज़्यादा गर्म होने से क्या होगा कि इंजन अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा, उसके वर्किंग टेम्परेचर से ज़्यादा चला जाएगा, जिसके पीछे रीजंस हो सकते हैं, कूलेंट खराब, कूलेंट जो है वो ख़त्म हो गया है, या चोक हो गया है, थर्मोस्टेट वाल चोक हो गया है, थर्मोस्टेट वाल काम नहीं कर रहा, ईसीटी सेंसर काम नहीं कर रहा, ये रीजंस हो सकते हैं। तो ओवर हीटिंग अगर होता है तो उस कंडीशन में होगा क्या, प्री कंबशन हो जाएगा, फ्यूल पहुँचने से पहले या उसके अपने साइकिल पूरा करने से पहले ही कंबशन हो जाएगा, जिसकी वजह से डेटोनेशन साउंड बढ़ सकता है। तो हाई टेम्परेचर पर ये दिक्कत हो सकती है। क्लॉग फ्यूल फिल्टर, अगर फ्यूल फिल्टर चोक हो गया है, फ्यूल पंप खराब हो गया है,
या चोक हो गया है, लाइन इसकी चोक हो गई है या डैमेज हो गई है, तो उस कंडीशन में भी डेटोनेशन साउंड बढ़ सकता है, क्योंकि फ्यूल की सप्लाई ज़्यादा या कम जाने से भी डेटोनेशन बढ़ सकता है। एयर लीकेज फ्रॉम इनटेक, इनटेक साइड से जो है एयर हवा जो होती है वो लीकेज कर रही है, यानी कि कोई गैस्केट उसके बीच में जो सीलिंग होती है वो सीलिंग ख़राब हो गई है, कोई गैस्केट ख़राब हो गई है, हवा पूरी मात्रा में अंदर नहीं पहुंच पा रही है, फ्यूल की मात्रा ज़्यादा जा रही है, एयर फ्यूल का मिक्सचर इनबैलेंस हो गया, फ्यूल ज़्यादा जा रहा है, एयर कम जा रही है, तो डेटोनेशन बढ़ेगा, क्योंकि उस कंडीशन में हीट जनरेट ज़्यादा होगी। नॉक सेंसर, ईसीटी मैप सेंसर, नॉक सेंसर में अगर फॉल्ट आ जाता है तो जब भी नॉक सेंसर में फॉल्ट आएगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि गाड़ी में जब हम चलाएंगे तो गाड़ी चलाते समय हमें नॉक फील होगा, यानी कि स्टील साउंड फील होगा। जैसे हम स्टील को ज़मीन पे छोड़ते हैं तो टन की आवाज़ आती है, कुछ इस प्रकार से हैवी साउंड पैदा होगा इंजन की तरफ से, उसको नॉकिंग साउंड कहते हैं, जो कि नॉक सेंसर खराब होने की कंडीशन में आ सकता है। ईसीटी सेंसर खराब हो गया तो ईसीटी सेंसर पूरा डाटा नहीं दे पाएगा ईसीएम को कि गाड़ी का टेम्परेचर कितना है, कूलेंट का टेम्परेचर कितना है, जिसकी वजह से डेटोनेशन साउंड बढ़ सकता है, क्योंकि ईसीएम को पता नहीं चलेगा कि कितना टेम्परेचर जा रहा है और वो कंटिन्यूसली फ्यूल की सप्लाई एक मात्रा अब तक देता रहेगा, तो एयर फ्यूल का मिक्सचर इनबैलेंस होने की वजह से भी ये हो सकता है। मैप सेंसर का भी सेम में बताया था आपको कि मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, अगर हवा का पता नहीं चलेगा कितने प्रेशर से हवा हम इनटेक में भेज रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है ईसीएम गलत डाटा रीड करने की वजह से आगे फ्यूल और एयर की मात्रा को जो है सही मात्रा में कंबशन नहीं करवा पाएगा। फ्यूल इंजेक्टर चोक हो जाए, फ्यूल इंजेक्टर चोक हो गया है या अनबैलेंस हो गया, किसी में ज़्यादा आ रहा है किसी में कम जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी डेटोनेशन साउंड बढ़ सकता है। ईसीएम खराब हो गया है तो मॉल फंक्शनिंग शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से सही रीडिंग ना मिलने की वजह से या सही डाटा आगे ना भेज पाने की वजह से डेटोनेशन साउंड बढ़ेगा। कार्बन डिपोजिशन, कई बार क्या होता है कि इंजन के अंदर पिस्टन के साइडों में, सिलेंडर बोर में, सिलेंडर हेड के आसपास, वॉल्स के आसपास, सिलेंडर वॉल जो होते हैं उसके आसपास क्या होता है, कार्बन बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि बर्निंग तो हो ही रहा होता है, कंबशन प्रॉपर्ली हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, जिसकी वजह से कार्बन डिपोजिशन हो जाता है। कार्बन डिपोजिशन होने की वजह से गैप बन जाएगा चीज़ों के बीच में, अगर वॉल के बीच में, वॉल सीट के बीच में गैप बन जाता है तो उस कंडीशन में डेटोनेशन साउंड बढ़ेगा, क्योंकि क्या है पूरा वॉल बंद नहीं होगा, तो उसकी वजह से डेटोनेशन बढ़ेगा। पिस्टन और वॉल के बीच में अगर गैप के बीच में कार्बन फंस जाता है तो डेटोनेशन साउंड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। वीबीटी अगर खराब हो गया है या चोक हो गया है तो उस कंडीशन में भी डेटोनेशन साउंड बढ़ सकता है। तो ये प्रॉब्लम बताई थी। उसके अलावा दो चीज़ें और बताना चाहूँगा जो साथ में मैं ऐड कर ही रहा हूँ आजकल की, छोटी छोटी चीज़ें साथ साथ में बताता चला जाता हूँ जो आपके लिए फायदेमंद होती है। आपने सुना होगा जॉइंट कनेक्टर और वेल्ड स्प्लाइस के बारे में। बेसिकली जॉइंट कनेक्टर हम किसको कहते हैं, जॉइंट कनेक्टर हम कहते हैं डिफरेंट कलर की वायर, यानी अलग अलग तरीके की वायर अगर एक कपलर पे आके मिलती है तो हम उसे जॉइंट कलर कनेक्टर कहते हैं। यानी डिफरेंट कलर की वायर आपको एक ही कनेक्टर में मिलेंगी, वो अलग अलग कंपोनेंट्स में जा सकती हैं, तो उसको हम जॉइंट कनेक्टर कहेंगे। ठीक है। और अगर एक ही कलर की वायर, यानी मान लीजिए रेड कलर की वायर एक ही कपलर में सारी के सारी वेल्ड के थ्रू आपस में जुड़ी हुई हैं, तो उसको हम वेल्ड स्प्लाइस कहेंगे। तो हम वेल्ड स्प्लाइस उसको कहते हैं जिसमें सेम कलर की वायर एक कनेक्टर में आके मिले और डिफरेंट कलर की वायर एक कपलर में आके मिले, तो उसे हम जॉइंट कनेक्टर कहते हैं। ठीक है। रिले का थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि रिले की वर्किंग कैसी होती है। रिले होती है, रिले के जो दो चार पॉइंट होते हैं ए बी सी डी, ए बी सी और ये डी हम मान लेते हैं। तो इसके अंदर एक कॉइल होती है छोटी सी जिसको हम ए बी मानते हैं, और सामने की तरफ क्या होता है, कनेक्टिंग स्विच होता है, एक तरह का स्विचिंग सिस्टम इसमें दिया होता है, तो उसमें सी और डी हम इसको मान लेते हैं। तो जब ये स्विच आपस में टच करता है तो यहाँ पे इन जगहों से करंट पास हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पे स्विच कनेक्ट होने से ये आपस में जुड़ गया और जुड़ने से करंट पास हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इसमें भी ऑलरेडी हमारा जो होता है करंट होता है और बीच में स्विच होने की वजह से ये डिस्कनेक्ट रहता है। लेकिन कॉइल में क्या होता है कि हमें कमांड मिली है ईसीएम की तरफ से कि हमने जो है रेडिएटर फैन की रिले ऑन करनी है। रेडिएटर फैन की रिले ऑन करनी है तो हम यहाँ से करंट पास करेंगे, करंट पास करने से करंट इसमें जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट पैदा होगा कॉइल के अंदर, और करंट पैदा होने से आपने जो ट्रांसफार्मर का सिस्टम पूरा पढ़ा होगा तो उसके हिसाब से देखेंगे जब यहाँ पे करंट पैदा होगा तो यहाँ पे जो सामने स्विच होगा ये आपस में इसमें चिपक जाएगा। चिपकने से यहाँ पे एक सर्किट पूरा होगा, सर्किट पूरा होने से ये जो हमारा रेडिएटर के लिए वायर तैयारी थी ये पूरा का पूरा कनेक्ट हो जाएगा और आगे कनेक्शन मिल जाएगा, जिसकी वजह से रेडिएटर फैन हो जाएगा। और जब हम इसमें करंट छोड़ेंगे यानी खत्म करेंगे, बंद करेंगे, तो उस कंडीशन में दोबारा से स्विच अनलॉक हो जाएगा। तो इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में दो पॉइंट होते हैं, जैसे सीबी पॉइंट जो पुरानी गाड़ी में होते थे डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, उसी प्रकार के यहाँ पे पॉइंट होते हैं। तो जब आपस में चिपकते हैं तो करंट पास करता है। ठीक है।
रिले को चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, रिले को चेक करने के लिए दो तरीके हैं। इन दोनों पॉइंट में रिले को निकालना है आपको, रिले को निकाल के इन दोनों पॉइंट पे जो है कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए इसकी। अगर कंटिन्यूटी आ रही है इसका मतलब वाई तो सही है। अगर आपको स्विच चेक करना है तो स्विच चेक करने के लिए क्या है कि आप इन दोनों जगह पे मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करिए, इन दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करिए और इसको जो है इसको बीच में आपस में शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट करने के लिए आप बीच में वायर का टुकड़ा डाल सकते हैं तो शॉर्ट हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी कंटिन्यूटी पूरी हो रही है। या इसको हाथ किसी चीज़ से पकड़ के टच कर दीजिए, इसको दोनों को जब टच करेंगे, टच करने के बाद कंटिन्यूटी अगर आ रही है तो इसका मतलब ये पॉइंट ओके है। अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो इसका मतलब इसके बीच में कार्बन आ गया है, कार्बन आ गया इसका मतलब खराब हो गया है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसके बीच में इस रिले के इसमें जो है आप 12 वोल्ट का करंट दीजिए, 12 वोल्ट दीजिए इसमें। 12 वोल्ट देने पे ये स्विच एंगेज हो जाएगा। एंगेज होने के बाद इस जगह पे आप जो है कंटिन्यूटी चेक करिए मल्टीमीटर से, तो अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है यानी आपका ये रिले ठीक है। तो रिले चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि आप 2-3 तरीके से बिना लगे भी चेक कर सकते हैं, यानी बिना वोल्टेज दिए भी आप चेक कर सकते हैं और वोल्टेज देने के बाद भी चेक कर सकते हैं। 2 तरीके मैंने आपको बताया। धन्यवाद। कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।